हाय गाइस, लंका लगी हुई है आप लोगों की। आई नो। आज हम करेंगे असेसमेंट इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस बुक 3। और आज में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके बाद मैं कर दूंगी बुक 4। ठीक है, तो बुक 3 की शुरुआत करते हैं। असेसमेंट इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस में यूनिट 1 है इसकी, द काउंसलिंग सेटिंग एंड रोल्स ऑफ काउंसलर इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है, जिद्दू बुद्दू बात है। और आप ये पहले पढ़ चुके हो, तो अगर तुम इसको पढ़ोगे भी नहीं ना, तुम फिर भी उसको आंसर लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो पहला है काउंसलिंग सेटिंग में फिजिकल सेटिंग कैसी होनी चाहिए। क्वाइट कलर्स होने चाहिए, क्लटर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, लाइट ऐसी होनी चाहिए कि एकदम से जो आंखों पे ना लगे और काफी डल भी ना हो, एक कंफर्टेबल फर्नीचर होना चाहिए और गुड वेंटिलेशन होनी चाहिए। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? ऐसा, एक तो मतलब जैसे होता है ना कि बीच दो बंदे बैठे हुए, उसके बीच में तुमने वो रखा हुआ है टेबल, तो वो कहते हैं कि इसमें टेबल को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि टेबल कभी कभी एज अ सिंबल ऑफ हिंड्रेंस भी काम करता है। तो उससे बेटर होता है कि अगर दो बंदे आमने सामने कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, फिर है क्या लिखा, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइमेट, सॉरी काउंसलर एंड क्लाइंट। तो 30 to 39 इंचेस होना चाहिए आपका एक दूसरे से जो डिस्टेंस है। और फोन आपके हमेशा साइलेंट पे होने चाहिए और आप बेशक डोर के बाहर लगा दो डू नॉट डिस्टर्ब, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो वो एकदम शांति से होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो इंसान की काउंसलिंग ले रहे हो वो इंटरवल्स में लो, और आप अगर एक ही बारी में लोगे तो वही बेटर है। क्योंकि जो अब जैसे इंसान 1 घंटे में इमोशनल फील कर रहा है, ठीक है, तो बीच में तुमने बोला कि रुक जा मुझे भूख लग रही, कुछ खा के आता हूँ, तो क्या पता आधे घंटे बाद वो इमोशनल फील ना कर रहा हो या इतना उस चीज को फील ना करे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिस्टर्ब कर रहे हो उसको, या फिर क्लाइंट भी डिस्टर्ब हो रहा है उसके फोन कॉल्स वगैरह से। ठीक है, तो मेक श्योर कि फोन साइलेंट पे हो और बाहर से कोई भी ना आए और सिर्फ आप और क्लाइंट हो, और एक कंफर्टेबल क्वाइट जगह हो जहाँ पे वो प्राइवेसी भी फील करे। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है काउंसलर की, इफेक्टिव काउंसलर की। नेक्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि जैसे मान लो एज अ काउंसलर, मतलब आप एक इंसान भी और आपको पता है कि आप बड़े मजाकिया हो और आप किसी भी बात में मजाक बना सकते हो किसी भी बात का। ठीक है, बट अगर आपके पास में क्लाइंट काफी इमोशनल अनस्टेबिलिटी के साथ में आ रहा है और आप उस चीज पे मजाक बना रहे हो और आपको लग रहा होगा कि वो हंसेगा, बट वो नहीं हंस रहा है क्योंकि उसका मूड वैसा है ही नहीं, तो वो आपका फॉल्ट होगा। ठीक है, और क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस आपके मजाक बनाने से उसको और बुरा लग जाए। तो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपका नेचर, बिहेवियर वगैरह, एटीट्यूड क्या है, आपका बिलीव्स वगैरह क्या है और आप किस तरह के इंसान हो, ताकि आप अपने आप को एक कंट्रोल्ड फॉर्म में क्लाइंट के आगे रख पाओ। क्योंकि क्लाइंट के आगे आप एक काउंसलर हो, एक इंसान नहीं हो। ठीक है, और सेकंड इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। आपको पॉजिटिव रिगार्ड्स देने होते हैं क्लाइंट्स को। अगर आप इग्नोर करोगे उनको या फिर थोड़ा अनऑकवर्ड टाइप के साथ उनके साथ रहोगे, तो कोई भी क्लाइंट कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। फोर्थ इज, सॉरी सेकंड एम्पैथी रह गया, तो एम्पैथी वही, आपको एम्पैथेटिक होना चाहिए क्लाइंट्स के लिए, तो आपको पता ही होगा। फोर्थ इज जेन्यूननेस। जेन्यूननेस होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो अपनी कहानी सुनाना शुरू भी नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे साथ ना, और आप बोल रहे हो भाई बहुत दुख हुआ सुन के। ठीक है, फिफ्थ इज वार्मथ। आप उनको सपोर्ट दो, वार्मथ दो, केयर दिखाओ उनकी कि आप उनके लिए फील कर रहे हो। सिक्स्थ इज अटेंटिवनेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट कुछ बोल जा रहा, बोले सॉरी फिर से बोलना, मुझे समझ नहीं आया, मैं सुन नहीं रहा था, मैं पबजी वबजी खेल रहा था। ठीक है, सेवंथ इज कॉन्क्रीटनेस। जो भी आप बता रहे हो वो कॉन्क्रीट होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप हवा में बात कर रहे हो कि छोड़ यार सब ठीक हो जाएगा, तू 1 महीने मेरे पास आ, फीस दे और दफा हो जा। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो भी आप गोल वगैरह उसके लिए लिख रहे हो। ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए, आप खुले दिमाग से सोचो। सेंसिटिविटी होनी चाहिए, नॉन डोमिनेंस होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप क्लाइंट को डोमिनेट करके उसको उसके जो थॉट प्रोसेस उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो फिर तभी तक रहेगा जब तक आप डोमिनेट हो। अगर एक बारी वो डोमिनेंस हट गया तो उसके बाद फिर से जैसे क्लाइंट का पहले का बिहेवियर था वही दोबारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्रंटेशन होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। ठीक है, फिर है काउंसलिंग गोल्स क्या होते हैं। सबसे पहले होते हैं तो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, जिसमें जो क्लाइंट है उसको ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं कि पर्सनली, इमोशनली, कॉग्निटिव, फिजिकल और सोशल लेवल पे आप कैसे डेवलप कर पाओ अपने आप को। फिर प्रिवेंटिव गोल्स होते हैं, जिसमें जो काउंसलर है वो क्लाइंट को हेल्प करता है, अगर कोई अनडिजायर्ड आउटकम है वो उसको नहीं चाहिए तो उसको प्रिवेंट कैसे करे। फिर एनहांसमेंट गोल्स होते हैं, जिसमें जो काउंसलर है वो क्लाइंट को, अगर कोई वो क्लाइंट एक स्पेशल एबिलिटी या स्किल रखता है तो काउंसलर उसको बताता है कि आप उस टैलेंट को कैसे एनहांस कर सकते हो। फिर है रेमेडियल गोल्स। रेमेडियल गोल्स में क्लाइंट की हेल्प होती है कि या तो जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको ओवरकम जाओ,
ओवरकम कर लो या फिर उसको ऐसे ट्रीट करो जैसे कि वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है और दैट वाज मेंट टू बी देयर, और उसके बाद आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ उसे सबक लेके मतलब आप नेगेटिविटी छोड़ सकते हो। फिर है एक्सप्लोरेटरी गोल्स। एक्सप्लोरेटरी गोल्स का मतलब है कि जो भी अगर क्लाइंट के स्किल्स वगैरह है उनको असेस करना। नेक्स्ट इज रेनफोर्समेंट गोल। रेनफोर्समेंट गोल का मतलब है कि क्लाइंट को जो भी वो कर रहा है और उसके बारे में उसको कंडीशंस के बारे में बताना, जो भी वो सोच रहा है और फील कर रहा है कि वो पॉजिटिवली कैसे कर सकता है उनको। फिर है कॉग्निटिव गोल्स, मतलब वही जो भी आपके लर्निंग और कॉग्निशन स्किल्स है उनके बारे में बताना। फिजियोलॉजिकल गोल्स हो गए आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफस्टाइल हैबिट और जो भी गुड फिजिकल हेल्थ है उससे रिलेटेड। साइकोलॉजिकल गोल्स हो गए आपके जो भी आपका सोशल इंटरेक्शन स्किल है, इमोशनल कंट्रोल, जो आपका इमोशनल कोशिएंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कुछ लोग अगर बहुत सेंसिटिव होते हैं वो छोटी सी बात पे भी रोना शुरू कर देते हैं, तो उसको आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा क्योंकि फिर आप ऐसे बाहर टिक नहीं सकते हो। ठीक है, और एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका काउंसलर क्लाइंट का डेवलप कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारे गोल्स हैं, इनके नाम से इनके बारे में पता लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर आप इसमें से 4-5 भी लिख कर रहोगे तो काफ़ी है, बस एक्सप्लेन करके आना क्योंकि पेज भरना भी एक टैलेंट होता है। फिर है फंक्शन ऑफ काउंसलिंग गोल्स क्या होते हैं। पहला होता है टू सर्व एज मोटिवेशनल फैक्टर। सेकंड है गोल कैन हैव एन एजुकेशनल फंक्शन इन काउंसलिंग एज इट हेल्प्स क्लाइंट टू एक्वायर न्यू रिस्पॉन्स। और थर्ड है टू मीट द इवेल्युएटिव फंक्शन इन काउंसलिंग वेयर बाय क्लाइंट्स गोल हेल्प द काउंसलर टू सेलेक्ट एंड इवेल्युएट डिफरेंट काउंसलिंग स्ट्रेटेजीज अप्रोप्रिएट टू अचीव द क्लाइंट्स गोल। ठीक है, पहला हो गया आपका कोई भी एक फैक्टर जो आपकी काउंसलिंग में मोटिवेशन फैक्टर हो। दूसरा हो गया कोई भी एक एजुकेशनल फंक्शन जो क्लाइंट को नया रिस्पॉन्स एक्वायर करने में हेल्प करे। और तीसरा हो गया इवेल्युएटिव फंक्शन जो इवेल्युएट कर पाए जो भी आपकी टेक्निक्स वगैरह वो कैसी रही। ठीक है, रोल ऑफ काउंसलर की बात करते हैं। रोल ऑफ काउंसलर क्या होना चाहिए, काइंड ऑफ चेंज जो काउंसलर को चाहिए वो कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले क्लाइंट में अवेयरनेस लाना कि उसको पता होना चाहिए कि वो भी जो भी उसके थॉट प्रोसेस है नेगेटिव उसकी वजह से उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो रैशनली सोचे। सेकंड इज बिहेवियर चेंज, डिजायर्ड डायरेक्शन में जो भी आपका बिहेवियर चेंज क्लाइंट में चाहिए वो दिखना चाहिए और पॉजिटिव में दिखना चाहिए, नेगेटिव में नहीं दिखना चाहिए। थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स पोटेंशियलिटीज एंड लिमिटेशंस, क्लाइंट के पोटेंशियल और लिमिटेशन को समझना और उसके हिसाब से उसका गोल सेट करना। ठीक है, फिर काउंसलर हेल्प्स द क्लाइंट टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और अवेयर ऑफ डिजायरेबल एक्शंस, प्लान एक्शन और लास्ट में इम्प्लीमेंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक है, अब हैकने और कॉर्डमियर ने बताया था कि आप कैसे जो भी है स्टेप्स है कैसे फॉलो करोगे। सबसे पहला है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। ठीक है, तो आपके काउंसलर गोल्स क्या क्या होंगे, आप एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो, काउंसलिंग का प्रोसेस एक्सप्लेन करो, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करो, आइडेंटिफाई करो और वेरीफाई करो कंसर्न्स को और उसी के बेस पे असेसमेंट को प्लान करो। ठीक है, क्लाइंट के गोल्स क्या होंगे उसमें, आप काउंसलिंग के प्रोसेस को समझो, शेयर करो, एक्सप्लेन करो जो भी आपके रीजंस हैं और असेसमेंट में कोऑपरेट करो। ठीक है, सेकंड इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लोरेशन, आप डिस्क्राइब करोगे हर डोमेन जो भी आपके डायमेंशन है, मतलब टाइम डायमेंशन, फीलिंग डायमेंशन, कॉग्निटिव डायमेंशन, मतलब जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजें हैं उन सबको आप एक्सप्लेन करोगे। और उसके बाद स्टेप्स क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन करोगे, प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करोगे और इन्फो को इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगा, सबसे पहले आप स्टेप्स लिखोगे प्लानिंग के क्या क्या करने चाहिए, फिर आप उसमें प्रॉब्लम डिफाइन करोगे, आइडेंटिफाई करोगे उसके सॉल्यूशन के लिए और एनालाइज करोगे उनकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हो सकती है, किस सॉल्यूशन की किधर लेके जा रहा है आपको और प्रायोरिटाइज करोगे सॉल्यूशन को। और लास्ट इज सॉल्यूशन एप्लीकेशन और टर्मिनेशन, सॉल्यूशन को अप्लाई करके आप टर्मिनेट कर दोगे। तो अब बढ़ते यूनिट 2 की तरफ। सबसे पहला है इसमें जो भी हमारे थ्योरीज वगैरह अगर तुमने पहले से ही कर लिए, अगर तुमने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा चैप्टर हो चुका है, कर लो तुम शाबा। ठीक है, साइकोडायनेमिक अप्रोच मैंने आपको पढ़ा रखी है, MPC 021 बुक 1 चैप्टर 3 में मिल जाएगी। सेकेंड इज गेस्टाल्ट थेरेपी, ये भी मैंने आपको बता रखी है। इसके अलावा इसमें इस चैप्टर में उसकी टेक्निक्स दे रखी थी जो पहले नहीं दे रखी है, तो टेक्निक्स हैं। ड्रीम वर्क क्या होता है, जो भी आपका सपना है उसके बारे में आप उसको समझा रहे हो काउंसलर को और काउंसलर आपसे उसके बारे में पूछ रहा है, ये हो गया ड्रीम वर्क। एम्प्टी चेयर टेक्निक होती है कि अगर आपके एक इंसान की पर्सनैलिटीज एक से ज्यादा है तो वो अपने आप को अलग अलग चेयर में सामने इधर उधर बैठ के इमेजिन करता है और आपस में एक दूसरे से बात करता है।
थर्ड इज कन्फ्रंटेशन, जिसमें जो क्लाइंट है, सॉरी जो काउंसलर है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्यों हुआ, ये पूछेगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। फोर्थ इज मेकिंग द राउंड्स। मेकिंग द राउंड्स में क्या होता है, आप सर्कल में बैठ रखे होते हो और एक एक करके जो लोग हैं वो अपना अपना प्रॉब्लम बताते हो और या फिर आपस में शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ इज आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, आप एक सेंटेंस बोलते हो और उसके साथ में बोलते हो कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। सिक्स्थ इज लूजनिंग एंड इंटीग्रेटिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर क्लाइंट कोई भी एक चीज बहुत ज्यादा फील कर रहा है, एक इमोशन, तो काउंसलर कहते हैं कि आप इसका अपोजिट फील करने की कोशिश करो और जैसे कि जो भी आप सोच रहे हो उसका उल्टा सोचो, ठीक है। तो थोड़ा ये उसकी थिंकिंग को चेंज करने में हेल्प करता है। फिर है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में वही जो भी मतलब आपकी मम्मी का रोल आपको प्ले करना है, जो भी आपको सबसे ज्यादा करीब है जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपके सॉल्यूशन तक पहुंचने में, उसका रोल आप प्ले कर सकते हो। एट्थ इज एनेक्टमेंट। एनेक्टमेंट में जो फीलिंग्स और थॉट्स होते हैं इंसान के, वो उसको एक्ट करके बहुत कोशिश करते हैं कि अब इसको एक्ट करके दिखाओ। और नाइन्थ इज एग्जैगरेशन, इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनेक्टमेंट, मतलब कि जिसमें आप कोई भी चीज एग्जैगरेट करके बताते हो, जो भी आपकी फैंटेसीज और फीलिंग्स थॉट्स वगैरह है। और लास्ट इज मे आई फीड यू अ सेंटेंस में जो काउंसलर है, जिसको पता है कि जो क्लाइंट है उसके इम्प्लिसिट थॉट्स वगैरह कैसे हैं, फैंटेसीज वगैरह कैसी हैं, तो वो उस चीज को बाहर लाने के लिए बोल के देखता है कि एक बारी मैं तुम्हें बताऊं कि ये चीज तुम बोल के देखो, और फिर उसमें से आप काउंसलर जो क्लाइंट है उसके बिहेवियर को जज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड इसमें बिहेवियरल काउंसलिंग के बारे में बता रखा है, दैट टू हैव एक्सप्लेन्ड इन MPC 023 यूनिट 1 बुक 2। नेक्स्ट इज रैशनल इमोटिव थेरेपी, दिस आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन 021 यूनिट 3 बुक 1। बेसिकली जो मैक्सिमम थ्योरी है ना भाई, वो तुमको मिल जाएंगी MPC 0-2। सबसे पहले मैं तुम्हें कौन सी थ्योरी कराई, 2-1 में MPC 0-1 बुक 1 लेसन 3 थ्योरेटिकल अप्रोच टू काउंसलिंग्स। इसमें तुम्हारी 7-8 थ्योरीज ऑलरेडी सबसे पहले मैंने करा रखी हैं भाई, ये सारी थ्योरीज हैं, ठीक है। ये आप सारी पढ़ लेना। देखो ये रही तुम्हारी रैशनल इमोटिव थ्योरी एंड ट्रांजैक्शन एनालिसिस, ठीक है। इसका भी उसमें मैंने सारा बता रखा, बस जो इस चैप्टर में अलग था वो टेक्निक्स इसमें और थोड़ी सी बता रखी हैं। तो टेक्निक्स क्या हैं, सबसे पहले है कॉग्निटिव टेक्निक्स, यूज ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड परसुएशन। और इसका एग्जांपल होगा सबसे पहले आप कोपिंग सेल्फ स्टेटमेंट्स, मतलब कि आप उनको ऐसे स्टेटमेंट्स बता सकते हो जो खुद से वो कोप करने में उनको हेल्प मिले, जैसे कि आई वॉन्ट टू फ्लॉलेसली बट इट इज ऑल राइट इफ आई डोंट, मतलब कि मैं बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ बट अगर मैं नहीं कर पाया तो भी कोई ऐसी शर्मनाक बात नहीं है, ठीक है। और सेकेंड इज रीफ्रेमिंग, मतलब कि अगर कोई भी जैसे बहुत दुखद घटना है और वो क्लाइंट कह रहा है यार मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे तोते उड़ गए, मेरा नींद चैन सब छिन गया, ऐसे एक्सप्लेन करने के बजाय बोल सकता है कि मुझे काफी बुरा लगा था जब ये सिचुएशन हुई, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, अगर उसको तुम थोड़ा कम उससे एक्सप्लेन कर पाओ कि इतना हुआ था बट ठीक है मैंने मैनेज कर लिया, तो आपको थोड़ा मेंटली पीस मिलता है, ठीक है। बी इज इमोटिव थेरेपी। इमोटिव थेरेपी में आपका पहला पॉइंट आ गया रैशनल इमोटिव इमेजिनरी, जिसमें क्लाइंट को एक सिचुएशन इमेजिन करनी होती है और जो जो उसके लिए वर्स होती है बट वो उसको इन अ बैड वे फील करने की कोशिश करता है, ठीक है, कि मतलब उसको ज्यादा उससे बुरा ना लगे, मतलब जैसे वो नहीं तो गम से उभरने की कोशिश करने वाला, ये वैसे ही है। B2 हो गया तुम्हारा शेम अटैकिंग एक्सरसाइज। इसका मतलब है जैसे आप बाहर, अगर जैसे आप मेल हो तो आप बाहर साड़ी पहन के निकल जाओ, ठीक है, तो इससे लोग आपको देख के हंसेंगे, आपका मजाक बनाएंगे कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक्सरसाइज को शेम अटैकिंग एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें आप अपना खुद से ही मतलब मजाक या शेम करवाते हो, ठीक है। तो बेसिकली सारी एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है काउंसलर करने में। और जैसे अगर किसी को फियर है और लोगों का कि लोग मुझ पे हंसेंगे या ये करेंगे, तो उसको अगर आप ये एक्सरसाइज बोलोगे और आप उसके साथ में घूम रहे हो, मतलब एज अ काउंसलर और आपका क्लाइंट है, वो दोनों का दोनों साड़ी पहन के बाहर डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, बट क्या पता तुमको देख के लोग एंजॉय करें और तुम्हारे साथ में डांस करना शुरू कर दें, ठीक है। तो वहां पे जो आपका क्लाइंट है उसका जो फियर है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि उसको फिर दिखेगा कि हाँ लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ उसने क्या पहना हुआ है या फिर वो क्या कर रहा है, ठीक है। सी इज बिहेवियरल टेक्निक्स। सबसे पहला है बिब्लियोथेरेपी, जिसमें आप एक बुक हेल्प बुक रीड करते हो। और सेकंड इज एक्टिविटी होमवर्क, और इसमें होता है कि आपको कुछ भी ऐसा शुरू करना होता है जो आपको लग रहा होता है कि आपको क्विट करना है, जैसे कि अगर आपको आपकी जॉब बिल्कुल, हेलो,
इसमें मतलब आपको आपकी जॉब बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती है और आप चाहते हो कि जो आपका बॉस है वो कहीं ना कहीं इधर उधर खिसक जाए या फिर दुनिया से भग जाए, बट फिर भी आपको करना पड़ता है। तो ये वही वाला है आपका एक्टिविटी होमवर्क, जिसमें आप स्टिल वो काम करते हो जो आप सोच रहे थे कि मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। फिफ्थ इज, थोड़ा साइड हो, पीछे हो, पीछे हो गए। फिफ्थ इज कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी एरन बेक ने दी थी, ये भी मैंने करा दी है, बस मुझे ये मिल नहीं रही है जहाँ पे मैंने कराई है। तो अगर तुम में से किसी ने मेरी वीडियो देखी है और उसको याद है तो मुझे बता दो भाई कि एमपीसी किस में है ये, ठीक है। सिक्स्थ इज इंडिविजुअल काउंसलिंग प्रोसेस। इंडिविजुअल काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आप इस्टेब्लिश करते हो रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ में। देखो दो है, एक होता है इंडिविजुअल काउंसलिंग और दूसरे से बता रखा है ग्रुप काउंसलिंग। तो इंडिविजुअल काउंसलिंग में जिसमें तुम वन ऑन वन कर रहे हो, ग्रुप काउंसलिंग में जिसमें तुम्हारे साथ में 5-6 बंदे सेम फीलिंग के साथ तुम्हारे साथ बैठे हैं और उसमें काउंसलिंग हो रही है, ठीक है। अब मान लो तुमको मैंने इसमें सिमिलरिटीज और डिफरेंस नहीं कराई है और ये पेपर में आ गया, तो तुम कैसे करोगे, अपना भी दिमाग लगाओ थोड़ा। इंडिविजुअल वाले में क्या होगा, जब क्लाइंट से काउंसलर वन ऑन वन बात कर रहा है तो ज्यादा बेहतर इंटरेक्ट कर पाएगा, ठीक है, और ज्यादा इनडेप्थ कर पाएगा। जबकि जो ग्रुप वाला है उसमें क्लाइंट काउंसलर को सभी को इक्वल टाइम देना है, तो उसमें थोड़ा उसका टाइम डिवाइड होगा, ठीक है। इंडिविजुअल वाले में जो क्लाइंट है वो सिर्फ काउंसलर से गाइडेंस लेगा, जबकि जो ग्रुप वाला है उसमें उसके जो साथ के दोस्त हैं, जो भी मतलब ग्रुप है, उनसे भी वो गाइडेंस ले सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके तुम उसमें अपना लिख के आ सकते हो, उसे डरना मत पेपर के टाइम पे। सबसे पहले आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो क्लाइंट के साथ में, फिर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो और उसको एक्सप्लोर करते हो, फिर आप प्लान करते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के, लास्ट में आप उसका सॉल्यूशन लगाकर टर्मिनेट कर देते हो, ठीक है। ग्रुप में भी यही होता है, बस ग्रुप में हम थोड़ा जो हम साथ में बंदे ले रहे हैं उसके बारे में सोचते हैं। आपका जो ग्रुप साइज है वो कितना होना चाहिए, ग्रुप का प्रोसेस कैसे चलेगा, एस्टेब्लिश करते हो आप ग्रुप को, आइडेंटिफाई करते हो कि ग्रुप का रोल क्या होगा और उसका गोल क्या होगा, प्रोडक्टिव रहे गोल जो ग्रुप है उसको देखते हो। रियलाइजेशन है कि लास्ट में जो भी आपने अचीव करना चाहता था वो अचीव हो गया, और लास्ट में टर्मिनेशन, ठीक है। ये सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस जो मैं तो पीछे ही बता चुकी हूँ। सिमिलरिटीज क्या हो गई इंडिविजुअल और ग्रुप में, कि आप दोनों में क्लाइंट को हेल्प करते हो अपने बारे में जानने में, उनको एक्सेप्ट करते हो, कंफर्ट देते हो, एम करते हो टू क्लैरिफाई द फीलिंग्स एंड मेक देम अवेयर ऑफ देम, और प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है। डिफरेंस क्या हो गया, 1-to-1 होता है इसमें ग्रुप में होता है। इसमें जो काउंसलिंग है वो कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि एक से ही करना होता है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें जो क्लाइंट के आसपास के दोस्त होते हैं वो भी सारे कोऑपरेटिव होते हैं, बट इसमें नहीं होता ऐसा। नेक्स्ट इज यूनिट 3 काउंसलिंग एंड गाइडेंस फॉर करियर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर जो काउंसलिंग होगी सेम वही चीज़ है, कॉन्फिडेंशियल होगी और रिस्ट्रिक्शन होते हैं, इन्फो कोई भी रिलीज नहीं कर सकते। और काउंसलिंग में प्रोसेस में पहले आपकी बैकग्राउंड इन्फो लेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कोर इशू, केस फॉर्मुलेट करेंगे, गोल सेट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, क्लोजर या टर्मिनेशन। फोर्थ इज डिफरेंट काउंसलिंग अप्रोचेज, डिफरेंट काउंसलिंग अप्रोचेज लगाओगे, और लेंथ ऑफ काउंसलिंग भी वही डिपेंड करता है कि कितने आपको किसी की भी काउंसलिंग लेनी है, ठीक है। फिर यही काउंसलिंग और गाइडेंस वाला MPC 0-1 बुक 1 यूनिट 1 सबसे पहली चीज़ ही इसी के बारे में, ठीक है। और उसमें ज़्यादा अच्छे से बता रखा है, तो बेटर है कि आप उसको देखो, इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है वो देख लेना तुम लोग। नेक्स्ट इज करियर प्लानिंग के लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप अपने देखोगे आपको क्या क्या आता है, फिर आप देखोगे आपके पास ऑप्शन क्या है, फिर आप देखोगे उसमें से क्या मैच कर रहा है, और लास्ट में आप उसको एक्शन कर दोगे। इतना ईजी होता नहीं है वैसे, बहुत दिमाग खराब होता है यार करियर के लिए। फिर है इंटरेक्शन बिटवीन काउंसलर, क्योंकि इसके बीच में ये भी आता है कि पड़ोसी तुम्हें क्या बता रहे हैं, रिश्तेदारों ने तुम्हारे घर वालों को क्या बोला, तुम्हारे कजन्स क्या कर रहे हैं, शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है, फलाना धमकाना क्या कर रहा है, तुम क्या चाहते हो, ठीक है। फिर है इंटरेक्शन बिटवीन काउंसलर एंड CP, करियर क्या होगा, ये क्या हो सकता है, CP लिख तो दिया मैंने, करियर प्लानिंग, यस। सबसे पहले है सेल्फ असेसमेंट, फिर है गोल सेटिंग, फिर है एकेडमिक करियर ऑप्शन, फिर है प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। सारी चीजें सेम बार बार लिखी हुई है, जिस चीज की वजह से मुझे इरिटेशन हो रही है, क्योंकि ये 8 लाइन वाली चीज है। जो भी आपका सबसे पहले होता है कि आप इंसान का आइडेंटिफाई करो हिस्ट्री, फिर उसके बारे में जानो, फिर उसका प्रॉब्लम पूछो, फिर उसके लिए गोल निकालो, फिर उसको बेस्ट सूटेबल सॉल्यूशन दो, फिर उसको इवेल्युएट करो, फिर लास्ट में टर्मिनेट कर दो। पर ये हर जगह बार बार लिखी हुई है। डिसीजन मेकिंग भी था एक इसमें कॉन्सेप्ट की, सबसे पहले आप डिसीजन कैसे बनाते हो, तो सबसे पहले आप इसमें डिक्लेयर करते हो डिसीजन को अपने दिमाग में, प्रॉब्लम फ्रेम करते हो, राइट पीपल के साथ में राइट प्रोसेस चूज करते हो, फिर आप डिसीजन पे वर्क करते हो सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स के साथ में, जिसमें आप लास्ट में हर एक ऑल्टरनेटिव का समाधान ढूंढ लेते हो, और उसके बाद आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या करना है, ठीक है।
लास्ट इज मल्टी कल्चरल काउंसलिंग एंड गाइडेंस। ठीक है, मल्टी कल्चरलिज्म क्या होता है, जिसमें आप एक से ज्यादा कल्चर्स को एक्सेप्ट करते हो। क्योंकि मान लो आप एक काउंसलर हो और आप पंजाबी हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास में सिर्फ पंजाबी क्लाइंट आ रहे हैं तो आप उन्हीं के साथ में बोल रहे हो कि अरे भाई मजा ही आ गया, तुम्हारे को मैं अच्छे से ट्रीट करूंगा, बाकी किसी को नहीं करूंगा। या फिर अगर आप कोई भी मतलब जो भी आपका धर्म है उस चीज़ के आप काउंसलर हो और आपके पास में कोई ऐसा बंदा आ गया जिसकी आपको भाषा ही नहीं आती है, ठीक है, मतलब कन्नड़ या जो भी ये NES साउथ वाले डायरेक्शन के लोग होते हैं उनके आपको आते नहीं है, तो आप ऐसे नहीं करोगे कि सॉरी आई कांट ट्रीट यू क्योंकि मुझे मेरी भाषा ही नहीं आती है। आप अपनी तरफ से पूरी सहानुभूति रखोगे उनके साथ में। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम सारे के सारे हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको हम बोल सकते हैं। तो आप कोशिश करोगे कि अगर उनको कुछ भी आता है, क्योंकि उनको आती है मोस्टली इंग्लिश, तो अगर तुमको भी आती है बहुत अच्छी बात है, तो आप उस मीडियम में उनके साथ में कन्वे करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगर आपका कल्चर डिफरेंस है या फिर कोई भी डिफरेंस है तो ऐसे में रोल ऑफ काउंसलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अवेयर होना होगा अपने ओन कल्चरल बैकग्राउंड का, कि आप किसी और को कुछ मतलब हीन भावना का शिकार ना हो, आपका क्लाइंट आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी है। ठीक है, और अवेयर ऑफ देयर ओन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशनल रिएक्शंस टुवर्ड अदर रेस एंड एथनिक ग्रुप्स। ठीक है, अपने बारे में आपको अवेयर होना होगा, रिस्पेक्ट करना होगा हर रिलीजन को, स्पिरिचुअल बिलीफ को, एंगेज करना होगा वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्स में, क्योंकि वर्बल में भी ज़्यादा काम ना करे। और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपनी एजुकेशन के लिए, जो भी क्लाइंट प्रोसेस उसका गोल्स एक्सपेक्टेशन टर्मिनेशन वगैरह उसको रीच करने के लिए। बुक 4 नहीं, इतनी जल्दी नहीं बेटा, एक पन्ना रह गया। अंडरस्टैंडिंग इलनेस। ठीक है, आप इफेक्टिव वेज टू रिड्यूस द रिस्क क्या है, सबसे पहला है ये भाई साहब इतने बेकार है ना, ये 10 पॉइंट इतने बेकार, मतलब सीधी सी बात लिखी है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, उसको उन्होंने अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करा हुआ है। बस सबसे पहले प्रैक्टिसिंग, देखो तुम हर लाइन में तुम्हें सेम बात मिलेगी, प्रैक्टिसिंग हेल्थफुल लिविंग। ठीक है, हेल्दी लिविंग, टेक एक्शन टू अवॉइड रिड्यूस रिस्क, जिसका मतलब वही है कि हेल्दी लिविंग। ठीक है, रेगुलर चेकअप्स, जिसका मतलब वही है हेल्दी लिविंग, प्रिवेंटिव वेज टू रिड्यूस रिस्क, सेकंड लाइन का ही सेम मतलब। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, प्रिंसिपल्स फॉर रिड्यूसिंग रिस्क, रिस्की बिहेवियर सेम, और एनवायरमेंटल रिस्क को रिड्यूस करो, मिनिमाइज नॉन हेरिडिटरी रिस्क, ये बस अलग है। जो भी आपका हेरिडिटरी से जो ब्रेस्ट कैंसर है वो हेरिडिटरी होता है। ठीक है, तो उसको आपको मिनिमाइज करने के लिए पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर रिड्यूसिंग रिस्क, मोटिवेशनल फैक्टर्स होने चाहिए, एनेबलिंग फैक्टर्स, जो भी मतलब आपके इधर उधर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ कैसे मैं नहीं कर पा रही उसको हटा दो, और रेनफोर्समेंट होनी चाहिए। अगर आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से काम कर दो, और हेल्थफुल बैलेंस, सेम बकवास है, तुम्हें भी ऐसी पेल के आना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं यूनिट 4। बाय।